दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो कविता की इकाई चल रही है, उस कविता की इकाई में आज आप सभी लोगों को सुबह पीडीएफ दिया गया, टेस्ट सीरीज दिया गया, अभी दोपहर में लेक्चर मिलेगा। आज मुक्तिबोध की कविता पर आधारित आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा पूरा, जिसमें भूल गलती कविता, ब्रह्मराक्षस कविता, अंधेरे में कविता, ये सारी कविताएँ आपको दी गई, लेक्चर दिया गया। लेकिन गजानन माधव मुक्तिबोध का साहित्यिक परिचय का जो ये वीडियो है, यह वीडियो लेक्चर पब्लिश किया जा रहा है। बाकी कविताओं की जो व्याख्या है, चाहे वो भूल गलती हो, ब्रह्मराक्षस हो, अंधेरे में हो, वह पब्लिश नहीं है, केवल पेड मेंबर्स के लिए है। लेकिन यह पार्ट पब्लिश किया जा रहा है। जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, वह भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का साहित्यिक परिचय, ये विस्तृत ऑनलाइन कक्षा है। हमारे यहाँ यूजीसी नेट, यूपीएचएससी, एमपीपीएससी सभी की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे फीस और पूरी जानकारी आपको डिटेल में बता दी जाएगी। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए, चाहे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए अपना नाम लिखकर और कोर्स का नाम लिख दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी जो साहित्य के विद्यार्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके और वह भी जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं, प्रमुख जो कविता है, दो लंबी जो कविताएं हैं, वो है ब्रह्मराक्षस और अंधेरे में। अंधेरे में कविता की अगर बात करें तो यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में है, जबकि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में 3 कविताएं हैं, भूल गलती, ब्रह्मराक्षस और अंधेरे में, और उसकी व्याख्या का वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसमें साहित्यिक परिचय की बात करेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनका जन्म 1917 में हुआ, देहांत 1964 में हुआ। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर, देखिए ग्वालियर में हुआ। अब ग्वालियर यहाँ पर पहले क्या था, ग्वालियर एक स्वतंत्रता से पहले की अगर बात करें, क्योंकि जन्म इनका 1917 में हुआ है, तो ग्वालियर उस समय स्टेट था, राजा का राज्य था। जबकि ग्वालियर को काटकर और बहुत सारे अब तो जिले बना दिए गए हैं, तो अब तो ग्वालियर जिले में नहीं पड़ेगा, अलग जिले में पड़ेगा। गजानन माधव मुक्तिबोध विशिष्ट पत्रकार भी थे, समीक्षक थे, विचारक थे, कवि थे। अपने विश्वासों और संवेदनाओं से जनवादी कवि कहे जाते थे। जब इनकी जनवादिता की बात आती है कि जनवादी कवि हैं, तो जनवादी कवियों में आप देखेंगे कि इन्हें लोकहितवादी कवि भी कहा गया है। अपनी संवेदनाओं और विश्वासों से जनवादी कवि इन्हें कहा गया। जनवादी, या आप कह सकते हैं लोकहितवादी। लोकहितवादी कवि किसने कहा है मुक्तिबोध को? देखिए, जब भी लेक्चर देखने बैठिए तो कॉपी पेन लेकर बैठिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं, समझाई जाती हैं, उन्हें आप जरूर लिखते चलें। मुक्तिबोध मूलतः लोकहितवादी चेतना के कवि हैं, यह कहा गया है हरिनारायण व्यास के द्वारा। हरिनारायण व्यास, कहीं पर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। हरिनारायण व्यास कहते हैं कि मुक्तिबोध मूलतः लोकहितवादी चेतना के कवि हैं। समाज के दलित वर्ग की दशा को देखकर उनका हृदय शोकाभिभूत हो उठा, और उनकी जो कविता है अंधेरे में कविता की पंक्ति भी दी गई और कहा गया कि वो ऐसे नहीं लोकहितवादी चेतना के कवि हैं। उन्होंने अंधेरे में कविता में कहा है, सामने मेरे सर्दी में बोरे को ओढ़कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे कांप रहा, हिल रहा है, मर जाएगा। तो इस तरीके की पंक्तियां उन्होंने उठाई है, इस तरीके का विषय उन्होंने उठाया है। इसके अलावा वो सर्वहारा वर्ग के प्रति भी उनके अंदर संवेदना थी। पूंजीपति जो थे उनके प्रति उनके अंदर घृणा थी। हमेशा नए नए प्रयोगों के कारण प्रयोगवादी भी हैं। मुक्तिबोध हमेशा नए नए प्रयोगों के कारण प्रयोगवादी भी हैं। जब प्रयोगवादी की बात आती है तो नए नए प्रयोग की जो बात हो रही है, तो इन्होंने बहुत सारे बिंबों का भी प्रयोग किया है।
चाहे वो भूल गलती कविता हो, चाहे वो ब्रह्म राक्षस कविता हो, चाहे वो अंधेरे में कविता हो। ब्रह्म राक्षस आप देखेंगे वह भी प्रतीक है, अंधेरे में कविता जो है अंधेरा वह भी प्रतीक है, बिंब है, क्योंकि अंधेरे में कविता में भयानक रोमांचकता के बिंबियों के माध्यम से अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया गया है। मुक्तिबोध के द्वारा कहते हैं कि तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं हरे भरे अचानक, वृक्षों के शीश पर नाच नाच उठती हैं बिजलियां, शाखाएं डालियां झूमकर झपट कर। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत सारे नए नए बिंबों का प्रयोग किया गया है, बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। जैसे अंधेरे में कविता में अंधेरा जो प्रतीक है वो सामाजिक अव्यवस्था का प्रतीक है। जो रक्तलोक स्नात पुरुष है वो मानवीय संस्कृति के विकास के लिए संघर्षरत पुरुष का प्रतीक है। तो हमेशा नए नए प्रयोगों के कारण प्रयोगवादी भी हैं। इन्हें नई कविता का अग्रज भी कहा जाता है। इनमें फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। जब यहाँ पर फैंटेसी की बात आती है तो फैंटेसी को इन्होंने और क्या कहा है, फैंटेसी के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनेक चित्रों से सुसंगत पात्र कहा है। फैंटेसी की जब बात आती है, मैंने इनकी रचना जो आपको पढ़ाया है, एक साहित्यिक की डायरी का पहला अध्याय तीसरा क्षण आपने पढ़ा होगा, मैंने पूरा पढ़ाया आपको, जिसमें उन्होंने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है। तीसरे क्षण में 3 क्षण कौन कौन से, वो सारी चीजें मैंने बताया है। तो फैंटेसी को मुक्तिबोध ने अनेक चित्रों से सुसंगत पात्र कहा है। कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें, फैंटेसी को मुक्तिबोध ने अनेक चित्रों से सुसंगत पात्र कहा है। पात्र मतलब पंक्ति, सुसंगत पात्र कहा है। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। आलोचकों ने इन्हें आधुनिक कबीर की संज्ञा दी है। आलोचकों ने, अब किस आलोचक ने दिया है यह नहीं स्पष्ट हुआ है कहीं पर भी, लेकिन कई जगह यही चीज मिलती है कि आलोचकों ने इन्हें आधुनिक कबीर की संज्ञा दी है। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आधुनिक कबीर की जो संज्ञा दी गई है वो भक्ति काल के बारे में इन्होंने जो प्रश्न उठाया है, जो लेख लिखा है, एक उसी लेख के कारण कहा गया है। वैसे आधुनिक या प्रगतिशील कविता की बात करें तो खतरों का आह्वान भी करते हैं। खतरों का आह्वान करने वाले ये कवि हैं। कहते हैं बिना खतरा उठाए ना क्रांति होती है और ना क्रांति का आह्वान संभव है। तभी तो कहते हैं कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब, तब कहीं देखने को मिलेगी थाहें जिनमें से प्रतिफल कांपता रहता अरुण कमल एक धसना ही होगा। झील में हिमशील सुनील जल में जादुई झील की करनी ही होगी मेरी प्रतीक्षा। तभी ये मुक्तिबोध कहते हैं। इन्हें एक साहित्यिक की डायरी में फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है। एक साहित्यिक की डायरी की जब बात आती है तो याद आता है एक साहित्यिक की डायरी का संपादन किसने किया। कितने लोगों को याद है आप में से? एक साहित्यिक की डायरी का संपादन किया गया है श्रीकांत वर्मा के द्वारा। एक साहित्यिक की डायरी का संपादन किसने किया? तो श्रीकांत वर्मा ने किया। इनकी कविता तिलस्मी, भयावह चित्रों, डरावनी सूरतों, आतंक, दहशत इससे पूरित है। इनका जो काव्य संग्रह है वो काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। जब चांद का मुंह टेढ़ा है की बात आती है तो इसमें आप देखेंगे, कॉपी पेन है तो लिख लें, 28 कविताएं संकलित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है में 28 कविताएं संकलित हैं और इसी में पहली कविता जो है वो है भूल गलती, जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है।
भूल गलती कविता चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है, पहली कविता है। दूसरी कविता है पता नहीं, दूसरी कविता का शीर्षक है पता नहीं। तीसरी जो कविता है वो है ब्रह्म राक्षस। इसके बाद इसी में लकड़ी का रावण है, डूबता चांद कब डूबेगा, नक्षत्र खंड, अंधेरे में अंतिम कविता है अंधेरे में। अंतिम कविता कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें, चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह की अंतिम कविता है अंधेरे में। उसके अलावा एक स्वप्न कथा, एक चौड़े ऊंचे टीले पर, चंबल की खाड़ी में, तो ये सारी कविताएं चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित हैं। इसके अलावा इसी में चांद का मुंह टेढ़ा है जब बात कर रहे हैं तो यहीं पर और आपको डिटेल बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है का जो प्रथम संस्करण है, प्रथम संस्करण, इस प्रथम संस्करण में श्रीकांत वर्मा ने लिखा है। श्रीकांत वर्मा, कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें, प्रथम संस्करण में श्रीकांत वर्मा ने लिखा है कि अपनी मृत्यु के लिए कभी भले ही जिम्मेदार हो, समाज की मृत्यु के लिए कतई नहीं। और यही श्रीकांत वर्मा है जिनका कथन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में ही इन्होंने कहा है कि किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास ना हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है। चांद का मुंह टेढ़ा है में जो भूमिका के रूप में लिखा गया, शमशेर बहादुर ने जो भूमिका लिखा, भूमिका शमशेर बहादुर प्रथम संस्करण लिखा गया श्रीकांत वर्मा के द्वारा और भूमिका लिखा गया शमशेर बहादुर के द्वारा। और शमशेर बहादुर ने इसी चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका में लिखा कि अंधेरे में कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। और आप सभी को याद होगा कि किसने कहा है, शमशेर बहादुर ने कहा है। लेकिन बाई द वे अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि शमशेर बहादुर ने किस रचना में कहा है, किस रचना की भूमिका में कहा है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है कि भूमिका में शमशेर बहादुर ने कहा है कि अंधेरे में कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। अब इसके बाद में भूरी भूरी खाकधूल जो संग्रह है, भूरी भूरी खाकधूल संग्रह यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें कुल कविताओं की संख्या आप लिख लें, कुल कविताओं की संख्या 46 है। इसमें 46 कविताएं संकलित हैं। इसकी जो पहली कविता है लिख लें, पहली कविता है एक रंग का राग, एक रंग का राग, ये पहली कविता है। दूसरी कविता है कायरता व साहस के बीच, फिर है वो आए, भाग गई जीप, वो मसीहा। तो ये सब भूरी भूरी खाकधूल में ही संकलित हैं। इस भूरी भूरी खाकधूल की जो अंतिम कविता है वह है सूखे कठोर नंगे पहाड़। और इसी भूरी भूरी खाकधूल में संकलित एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में जो कविता लगी है, कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं, कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं, इसी भूरी भूरी खाकधूल में संकलित है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया भी गया है कि कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं कविता भूरी भूरी खाकधूल में संकलित है। इस संग्रह में अन्य कविताएं हैं, एक रंग एक राग, कायरता व साहस के बीच, ये आए वो आए, भाग गई जीप, ओ मसीहा, मीठा बेर, सहर्ष स्वीकारा है। तो ये सब भूरी भूरी खाकधूल में संकलित हैं, भूरी भूरी खाकधूल में संकलित हैं। रामविलास शर्मा ने कहा है कि मुक्तिबोध की कविता असुरक्षित जीवन की कविता है। मुक्तिबोध की जो कविता है वह असुरक्षित जीवन की कविता है। नामवर सिंह कहते हैं कि मुक्तिबोध का संसार कुल मिलाकर निषेध का निषेध है, निषेध का निषेध है, यह कहा गया। देखिए, निषेध का निषेध पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें आप देखेंगे व्यक्तिवादिता भी है। मुक्तिबोध की कविता में व्यक्तिवादिता भी है, व्यक्तिवादिता भी है। अब आप कहेंगे सर व्यक्तिवादिता कैसे है? मुक्तिबोध काव्य में अपना परिचय तार सप्तक में संकलित कविताओं के माध्यम से स्थापित कर पाए हैं। ये तार सप्तक के पहले कवि हैं। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि हैं। निश्चित रूप से तार सप्तक के प्रकाशन 1943 से बहुत पहले से लिखते रहे हैं और उस समय प्रगतिवाद का अवतरण हो जाने पर भी कवियों पर छायावाद का परोक्ष प्रभाव था।
तार सप्तक में प्रकाशित मुक्तिबोध की सभी कविताओं पर छायावाद का प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर है। व्यक्तिवादिता या कह सकते हैं व्यक्तिनिष्ठ चिंतन, यही तो छायावाद की विशेषता है। और व्यक्तिवादी व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। आत्मविस्तार के अभाव में वह निराशा, कुंठा, अवसाद, भग्नता इन सब का शिकार हो जाता है। भीतर का यथार्थ बाहर के यथार्थ से बहुत ही भयावह होता है और भीतरी दुनिया भी अविश्वसनीय, काल्पनिक या आध्यात्मिक भाव नहीं है। विचित्र होते हुए भी भीतरी जो दुनिया है वह हमारे समय की आत्मीय और परिचित दुनिया है, जो ऐतिहासिक परिदृश्य में अपनी तमाम भावनाओं और विद्रूपताओं के रूप में प्रकट हुई है। मानव के भीतर का संसार इसलिए भी अधिक भयावह है क्योंकि वह मानव अस्तित्व के उस निर्धारित नियम को बड़ी निर्ममता से जानता है, जिसकी धारणा आज से नहीं शताब्दियों से अब तक केवल इसलिए पीड़ाजनक है क्योंकि वह बहुत अधिक मानवीय है। वो बहुत अधिक मानवीय है। तो इसीलिए भयावहता की बात की गई और इसीलिए इन्हें कहा भी गया कि भयावहता के कवि हैं। मुक्तिबोध भयावहता के कवि हैं। आप लिखना चाहें तो लिख ले, मुक्तिबोध को कहा गया कि मुक्तिबोध भयावहता के कवि हैं। भयावहता के कवि हैं और इनकी इस भयावहता के मूल में सामाजिक विद्रूपताएं और नग्न यथार्थ है, जिसे वे बार बार टकराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि स्वप्न कथा में आप देखेंगे तो लिखा है उन मुक्तिबोध ने स्वप्न कथा में कि इसीलिए मेरी ये कविताएं भयानक में हिडिंबा हैं, वास्तव में विस्फोरित प्रतिमाएं, विकृताकृत बिंब हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। गंगा प्रसाद विमल ने कहा कि मुक्तिबोध का काव्य संसार जिस संसार की रचना करता है वह भीतरी संसार है और यही व्यक्तिवादिता में मैंने अभी आपको समझाया। श्रीकांत वर्मा कहते हैं कि मुक्तिबोध की कविता ने संगीत के मूल्यों का संहार किया है। संगीत के मूल्यों का संहार किया है, यह कहा गया है श्रीकांत वर्मा ने, क्योंकि मुक्तिबोध ने सीधे सीधे महान से शक्ति की याचना की, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा की बात की, भविष्य की उत्तमत्ता का विश्वास पर आघात किया, क्रांति का आह्वान किया, फैंटेसी की उन्होंने बात की। उन्होंने संगीत पर, लय पर ध्यान नहीं दिया, बिंब विधान पर प्रकाश उन्होंने डाला। शमशेर बहादुर इसीलिए तो कहते हैं, शमशेर बहादुर इसीलिए मुक्तिबोध की तुलना किससे करते हैं तो मुक्तिबोध की तुलना चट्टान से करते हैं शमशेर बहादुर एक जगह पर, और कहते हैं कि शिलाओं पर शिलाएं, झरने कहीं बिरले ही, केवल गहरी बावलियों, सूखे कुएं, झार झंखाड़, ऊंची नीची अनंत पहाड़ियां जैसे मालवा के पठार और मध्य प्रदेश की उबड़ खाबड़ धरती, और इस धरती के आतंकमय रहस्यमय इतिहास और उसके बीच लहू लुहान मानो। और कौन मानो तो यही मानो मुक्तिबोध। और इसीलिए शमशेर बहादुर यह भी कहते हैं कि मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हम ही को सुनाती हैं और हम अपने को एकदम चकित होकर देखते रहते हैं और पहले से और भी अधिक पहचानने लगे हैं। नामवर सिंह कहते हैं कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी, क्योंकि जिस तरीके से छायावाद में निराला ने सामाजिक समस्याओं को उठाया, ठीक उसी तरीके से नई कविता में मुक्तिबोध ने उन समस्याओं को उठाया है। और इनकी जो ये दो कविताएं हैं, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इंद्रनाथ मदान ने कहा है, इसीलिए इंद्रनाथ मदान ने कहा कि एक आलोचक की यह राय है, इंद्रनाथ मदान लिखते हैं, कहते हैं कि एक आलोचक की यह राय है कि इनकी कविता की पहचान के लिए दो लंबी कविताओं को आधार बनाया जा सकता है, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। तो यह कहा गया है किसके द्वारा? इंद्रनाथ मदान के द्वारा। आगे देखते हैं।
प्रभाकर माचवे कहते हैं कि मुक्तिबोध का कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है तार सप्तक के बाद एक बहुऐतिहासिक महत्वपूर्ण हिंदी कविता की मोड़ पर का लैंप पोस्ट है, आकाशदीप दीवादांडी है। ये किसके द्वारा कहा गया? प्रभाकर माचवे के द्वारा। जहां पर दीवादांडी की बात आती है, लैंप पोस्ट की बात आती है, हिंदी कविता की मोड़ पर का लैंप पोस्ट, आकाशदीप, दीवादांडी, इसी प्रभाकर माचवे के कथन से मिलता जुलता कथन शरद कोठारी का है। शरद कोठारी कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुक्तिबोध गंभीर बौद्धिकता की बहुत ऊंची मीनार थे। गौर से सुनिएगा शरद कोठारी का कथन। मुझे लगता है कि मुक्तिबोध गंभीर बौद्धिकता की बहुत ऊंची मीनार थे। यह भी उतना ही सच है कि उनके नित्य व्यवहार से कवि थे। बालक सी सरलता थी। मुक्तिबोध आत्मा, शरीर, विचार और व्यवहार के कवि थे। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व काव्य था। मुक्तिबोध वर्तमान समाज का अनुरंजन करना नहीं बल्कि उसमें परिवर्तन करना चाहते थे, यह शरद कोठारी ने कहा है। शमशेर बहादुर कहते हैं मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी, कभी कानों में चुपचाप राज्य की बातें कहती चलती है। नामवर सिंह कहते हैं यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। वही रामविलास शर्मा कहते हैं कि मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघुमानव है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी है। वही रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। यह एक बार किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अशोक वाजपेयी कहते हैं कि मुक्तिबोध एक कठिन समय के कठिन कवि हैं। उन्होंने अपने सत्य को कठिन वैचारिक एवं भावनात्मक संघर्ष से मापा और कविता में चरितार्थ किया। श्रीकांत वर्मा कहते हैं कि शमशेर और मुक्तिबोध हिंदी कविता के दो छोर हैं। यह श्रीकांत वर्मा के द्वारा कहा गया है। मुक्तिबोध की अन्य रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो मुक्तिबोध की अन्य रचनाओं में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मुक्तिबोध की रचनाओं में चांद का मुंह टेढ़ा मैंने बताया, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध इनकी रचना है। एक साहित्य की डायरी में मैंने आपको बताया, ऐसे काठ का सपना है, विपात्र है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये तो निबंध है, निबंध संकलन है, जिसमें आप देखेंगे 15 निबंध संकलित हैं या 15 लेख संकलित हैं। और इसमें प्रश्न भी पूछा गया है एक बार। साहित्य का दृष्टिकोण, समाज और साहित्य, ये सब इन्हीं के निबंध हैं, इसी में संकलित हैं। कलात्मक अनुभव है, रचनाकार का मानवतावाद है, छायावाद और नई कविता भाग 1 भाग 2 करके दिया गया है। जनता का साहित्य किसे कहते हैं, ये नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र में संकलित है। जनता का साहित्य किसे कहते हैं, लिखना चाहे तो लिख लें कि जनता का साहित्य किसे कहते हैं, ये नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र में संकलित है। और इसी में प्रयोगवाद शीर्षक आपको लेख मिलेगा, नई कविता की प्रकृति शीर्षक लेख मिलेगा, काव्य की रचना प्रक्रिया शीर्षक लेख मिलेगा, सतह से उठता आदमी, कामायनी एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल, इतिहास, भारत इतिहास और संस्कृति, निबंधों की दुनिया में आप देखेंगे इसकी भूमिका निर्मला जैन ने लिखा है। निबंधों की दुनिया की भूमिका निर्मला जैन ने लिखा है। कहीं पर लिखना चाहे तो लिख लें, निर्मला जैन ने लिखा है। अच्छा, कामायनी एक पुनर्विचार से आप देखेंगे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। कामायनी एक पुनर्विचार, जब कामायनी एक पुनर्विचार की बात आती है तो कामायनी एक पुनर्विचार में मुक्तिबोध ने कहा है कि कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है। कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है जिस अर्थ में साकेत है। कामायनी के बारे में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने कहा है कि कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है जिस अर्थ में साकेत है। कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है, यह मुक्तिबोध ने कहा है। कामायनी एक पुनर्विचार में, कामायनी एक पुनर्विचार में आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे कथन, बहुत सारे तथ्य आपको मिल जाएंगे। श्रद्धा के बारे में बताया गया कि यहां पर फैंटेसी है तो क्यों है, कैसे है।
कहा जाता है, मुक्तिबोध कहते हैं कामायनी एक पुनर्विचार में कि श्रद्धा का जो चरित्र प्रस्तुत किया गया उसमें श्रद्धा कहीं भी अपनी आहुति नहीं देती, ना वह लोक अग्नि के प्रति कोई विशेष आकर्षण लगती है, क्योंकि उसमें जो पंक्ति है श्रद्धा अपने बारे में कहती कि मैं लोक अग्नि में तप नितांत आहुति प्रसन्न देती प्रशांत। लेकिन जैसा वो कहती है वैसा पूरी कामायनी में कहीं पर भी नहीं है। ये कामायनी एक पुनर्विचार में मुक्तिबोध ने कहा है। कामायनी जीवन की पुनर्रचना है, कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। यह कामायनी एक पुनर्विचार में मुक्तिबोध ने कहा है। मुक्तिबोध कामायनी एक पुनर्विचार में कहते हैं कि कामायनी में अपनी भाववादी आदर्शवादी कभी स्वभावानुकूल पद्धति से वास्तविकताओं पर मुलम्मा चढ़ाया है। प्रसाद जी ने कामायनी में अपनी भाववादी आदर्शवादी कभी स्वभावानुकूल पद्धति से वास्तविकताओं पर मुलम्मा चढ़ाया है। तो ये कहा गया है। ऐसे बहुत सारे कथन हैं, बहुत सारे कथन हैं, आप देखेंगे कामायनी एक पुनर्विचार में जो मुक्तिबोध ने कहा है। मुक्तिबोध की जो कहानियां हैं, अंधेरे में कविता भी है, अंधेरे में कहानी भी है। काठ का सपना कहानी है, क्लाड लिटरली है, जंक्शन है, पक्षी दीमक है, प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस इनकी कविता है, ब्रह्म राक्षस का शिष्य कहानी है। लेखन विपात्र, सौंदर्य के उपासक, सौंदर्य के उपासक एक बार पूछा जा चुका है। इनकी जो रचना है भारत इतिहास और संस्कृति, इसकी भूमिका में इनके पुत्र रमेश मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह पुस्तक मेरे पिताजी ने 1962 में लिखा था और उसी वर्ष उन पर नैतिकता और भद्रता के विरुद्ध होने का आरोप लगा था। और ये जो पुस्तक है भारतीय इतिहास और संस्कृति, इसके लेखन में हरिशंकर परसाई जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा पिताजी के साथ। मुक्तिबोध की बहुचर्चित लंबी कविता अंधेरे में, जिसका पूर्व शीर्षक था आशंका के दीप अंधेरे में, और इसी शीर्षक से आशंका के दीप अंधेरे में ही शीर्षक से 1964 में कल्पना पत्रिका में छपी थी। और इसे साहित्यकारों ने कुछ ये कहा, जैसे प्रभाकर माचवे ने लावा कहा, निर्मला जैन ने अंतःस्थल का विप्लव कहा, इंद्रनाथ मदान ने आत्मसंशोधन का अनुसंधान कहा, नामवर सिंह ने अस्मिता की खोज कहा, तो रामविलास शर्मा ने अपराध भावना का अनुसंधान, आरक्षित जीवन की कविता, ये सब कहा। शमशेर बहादुर ने कहा कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का दहकता इस्पाती दस्तावेज है। मैंने ये भी अभी आपको बताया कि चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका में शमशेर बहादुर ने कहा है। यह शमशेर बहादुर का जो कथन है आप सभी को याद होगा, लेकिन किस में कहा है तो ये भी मैंने आपको बताया कि चांद का मुंह टेढ़ा है की जो भूमिका है उसी में कहा है। अंधेरे में कविता जो आपको व्याख्या दी गई उसमें सबसे पहले मैंने यही चीज आपको समझाया है कि मुक्तिबोध की अंतिम कविता लंबी कविता है। लेखन कार्य इसका जो शुरू हुआ था 1952 से 62 के बीच का है। फैंटेसी शैली में है। चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। पहले नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे में, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह कविता आधुनिक हिंदी में अकेली कविता है जो 400 साल औपनिवेशिक ज्ञानकांड और काल रूप को बहुआयामी चुनौती देती है। कविता को व्यक्त विचारों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया: अस्मिता की खोज, मृतक दल की शोभा यात्रा, सैनिक शासन तथा जन क्रांति। और इस कविता में 2 रक्तालोक स्नात पुरुष हैं। एक जिंदगी के अंधेरे में कमरों में चक्कर लगा रहा है, दूसरा पुरुष तालाब के लहरों में अपना चेहरा देखता हुआ अंदर आने के लिए साकल बजा रहा है। इसमें जो प्रतीक मैंने आपको समझाया है वो प्रतीक है अंधेरा सामाजिक अव्यवस्था का प्रतीक है। रक्तालोक स्नात पुरुष मानवीय संस्कृति के विकास के लिए संघर्षरत पुरुष का प्रतीक है। इसमें रक्तालोक स्नात पुरुष कौन है? आत्मनिर्वासित काव्य नायक को संपूर्ण कविता में कितनी बार मिलता है? इस कविता में रात के पक्षी का कथन कौन सा है? ये सारी चीजें पूरी कविता की व्याख्या में मैंने पढ़ाया है। इस कविता में तिलक की मूर्ति के सामने कवि की पंक्ति कौन सी है? इस कविता में गांधी के सामने कवि की पंक्ति कौन सी है? गांधी के गोद में सो रहा शिशु किसका प्रतीक है?
इस कविता में सर्दी में बोरे ओढ़कर आता व्यक्ति कौन है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने पढ़ाया है, पूरी व्याख्या दी है। वैसे यहाँ पर जो आपने पढ़ा, जो आपको जानकारी दी गई, वो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। मात्र आधे घंटे में हम लोगों ने मुक्तिबोध के बारे में, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में बात किया। बाकी जो 2 लेक्चर हैं, जिसमें एक लेक्चर में आप देखेंगे मुक्तिबोध की कविता जो अंधेरे में है उसकी व्याख्या है। एक कविता में आप देखेंगे ब्रह्म राक्षस भूल गलती कविता की व्याख्या है। तो 3 लेक्चर आपको दिया जा रहा है। इसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा में हम लोग मिलेंगे, इसी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए, यूपीएचईएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए, जिसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूरा वीडियो लेक्चर, लाइव कक्षा, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर के साथ।